पिछले 6 महीनों से बन रहे ओली सरकार के खिलाफ माहौल का रिजल्ट आज आ गया, जब पता चला कि नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर के नेपाल से बाहर भाग गए हैं। ऐसे समय में जब पूरा नेपाल अराजकता के माहौल में फंसा हुआ है, युवाओं के आंदोलन ने सारी सड़कों को बंधक बना लिया है, भारत के पड़ोस के एक और देश की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। काठमांडू की सड़कें आंदोलनकारियों के कब्जे में हैं। सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, जनता मंत्रियों को निकाल निकाल कर मार रही है, उनके घरों में आग जली है और मंत्रियों के परिवार जो कल तक जनता को अपना नौकर समझकर खुद को राजा बनने की गलतफहमी पाले हुए थे, आज अपराधियों की तरफ चारों तरफ बचते हुए भाग रहे हैं। पिछले 2 दशकों से नेपाल की राजनीतिक पार्टियां जो नेपाल के संसाधन लूट रही थीं, हर 6 महीने में अपना नेता बदल रही थीं, नेपाली जनता की एक कार्रवाई से जमीन पर आ गई हैं। हर तरफ आग जल रही है। लोगों ने केवल मंत्रियों के घर या सरकारी कार्यालय ही नहीं जलाए हैं, बल्कि नेपाली संसद को भी जलाकर राख कर दिया है। आंदोलनकारी लोकतंत्र के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री ओली के विदेश भागने के समाचारों पर खुशियां मना रहे हैं। यह सारी कार्रवाई नेपाल में भले ही आज हुई हो, लेकिन इसकी सुगबुगाहट कई सालों से चल रही थी। नेपाल की जनता नेपाल में शुरू हुए लोकतंत्र से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो किसी भी तरह अपने पुराने दिनों में लौट कर जाना चाहती थी। भले ही उस समय में नेपाल आज से कम इनकम वाला देश था, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आज से बेहाल स्थिति में था, सड़कें खराब थीं, लेकिन फिर भी वो खुश थे क्योंकि नेपाल पर विदेशी कर्जा नहीं था। नेपाल के लोग मेहनती और ईमानदार हैं। उन्हें इन राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े सपने दिखाकर सुख सुविधाएं तो दी, लेकिन इसके बदले जो सामाजिक ढांचा कमजोर किया, उसने नेपाल के हर व्यक्ति का जीवन पहले से ज्यादा कठिन कर दिया। 2001 में जबकि एक रात में पूरे राज परिवार की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद 2008 में नेपाल के तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र ने राजशाही के अंत की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद नेपाल को सेकुलर देश घोषित कर दिया गया। लेकिन यही नेपाल की खुशहाली का अंत साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद आज तक नेपाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 2008 तक नेपाल में भारत के प्रति को एक लगाव देखा जाता था, लेकिन 2008 के बाद नेपाल में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चीन की गोद में जाकर बैठ गई। नेपाल में कानून की पकड़ ढीली पड़ने लगी और नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों का बहुत बड़ा गढ़ बन गया। बांग्लादेश के आतंकी, कश्मीर के आतंकवादी सभी नेपाल से ऑपरेट करने लगे और आईएसआई ने अपने ऑफिस नेपाल में खोलने शुरू कर दिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब जबकि नेपाल से कम्युनिस्ट शासन खत्म हो गया है, सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और प्रधानमंत्री भी विदेश भाग गए हैं, तो भला भारत का इस पर क्या असर होने वाला है? क्योंकि याद रखिए कि नेपाल के आसपास अब केवल भूटान ऐसा देश रह गया है जहां की सरकार को स्टेबल माना जा सकता है। तो दोस्तों, भारत के लिए ये हालात काफी चिंताजनक हैं। आपको बता दूं कि पिछले महीने ही जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन की यात्रा पर गए थे, तो वहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत की शिकायत की थी और भारत नेपाल के बीच मध्यस्थता के लिए भी कहा था। लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने इसके लिए मना कर दिया था और ओली से सारे मुद्दे भारत के साथ मिलकर हल करने की गुजारिश की थी। लेकिन ऐसे समय में जब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी जगह अराजकता हावी है और सभी की अर्थव्यवस्थाएं डूब चुकी हैं, तो भारत के लिए डरना तो लाजमी है। उसमें भी सबसे खतरनाक बात यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में जनता के विद्रोह ने पुरानी सरकारों को वहां से हटाया है, जिससे भारतीय एजेंसीज सतर्क हैं।